हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉमर्स के कुछ क्वेश्चंस की। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, जो हमारा विकेंद्रीकरण जिसको हम डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं, उसका आपको मेन एडवांटेज बताना है। ठीक है, मेन एडवांटेज क्या है कि जो टॉप एग्जीक्यूटिव होते हैं उनका जो काम होता है उसको नियंत्रित करता है, या फिर जो कोऑर्डिनेशन की एक्टिविटीज होती हैं उनको ऑटोमेटिक बनाता है, यानी अपने आप कोऑर्डिनेशन होगा। टॉप मैनेजमेंट मैनेज बाय एक्सेप्शन होंगे, या फिर ऑपरेशन कॉस्ट उनकी लोअर होगी। क्या होगा मेन एडवांटेज? देखिए यहाँ पर मेन एडवांटेज की बात करें तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, टॉप मैनेजमेंट कैन मैनेज बाय एक्सेप्शन। यानी कि यहाँ पर क्या होगा कि आपके जो भी यहाँ पर अब बात करें आपका जो भी मेन टारगेट होगा, जिस भी चीज़ का जो भी आपने सोच के ये काम किया है वो आप डिसेंट्रलाइज कर दोगे। यानी कि आपके टारगेट को अब अदर पर्सन अपने टारगेट के साथ मिला के उसको क्या करेंगे, अचीव करने की कोशिश करेंगे। इसमें कंट्रोल एक्सटेंट होता है, ये हम ये नहीं कह सकते कि इसमें जो नियंत्रण है वो उसका क्षेत्र का मेन है ये तो, बल्कि क्या है, उनका काम बढ़ जाएगा। तो हम ये नहीं कह सकते कि लोअर कॉस्ट ये इसका एडवांटेज है, क्योंकि कॉस्ट तो हाई जाएगी, कोऑर्डिनेशन होगा, ये भी मुश्किल है ये भी। और मेन इसका जो एडवांटेज है वो ये है कि इसमें टॉप मैनेजमेंट क्या है, मैनेज कर सकते हैं, मैनेज बाय एक्सेप्शन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पर हमें ये बताना है, जो स्केलर प्रिंसिपल है वो हमारा जो सिद्धांत है, स्केलर प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वो हमें क्या बताता है? एक सबऑर्डिनेट शुड ओनली वन सुपीरियर, यानी कि एक सबऑर्डिनेट के पास केवल एक सुपीरियर होगा। सेकंड ऑप्शन है, जो भी हमारे लाइन ऑफ अथॉरिटी है वो क्लियरली वहाँ पे पता चलेगी हमें क्या है। या फिर थर्ड ऑप्शन है, मैनेजर हमें डायरेक्टली सुपरवाइज कर पाएंगे सिर्फ लिमिटेड नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट के साथ। या फिर फोर्थ ऑप्शन है हमारा, जो जितनी भी अथॉरिटीज हैं सारी अथॉरिटीज एक सिंगल पर्सन के साथ काम हो करेंगे। बताइए स्केलर चेन का क्या मतलब होता है? देखिए स्केलर चेन का मतलब होता है, जो मैनेजर है वो लिमिटेड नंबर्स के ऑफ सबऑर्डिनेट्स के साथ वो काम करेगा। यानी एक मैनेजर के अंडर में 4 से 5 पर्सन होंगे, वो सिर्फ उन्हीं को मैनेज करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, जो भी टारगेट्स हैं वो इजीली अचीव हो पाएंगे, क्योंकि उन 4-5 को ही उसको मैनेज करना है, उनको डायरेक्ट करना है। और उन 4 या 5 जो भी पर्सन हैं सबऑर्डिनेट्स, वो सिर्फ उसी के डायरेक्शन के बेसिस पर काम करेंगे। ठीक है, तो ये स्केलर चेन का ही काम होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वेयर देयर इज डायरेक्ट वर्टिकल रिलेशनशिप इज कॉल्ड। अब आपको ऐसा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बताना है जहाँ पे वर्टिकल हमारा काम चलता है सारा, यानी वर्टिकल हमारी रिलेशनशिप होती है। वर्टिकल का मतलब होता है ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। क्या हो जाएगा? देखिए ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि लाइन के अंदर भी एक लाइन में रह के सब लोग काम कर रहे हैं, ये भी वर्टिकल है। चेन ऑर्गेनाइजेशन, एक चेन चल रही है उसके बेसिस पे काम हो रहा है। एंड कमांड में क्या है, टॉप ने कमांड दी मिडिल को, मिडिल ने कमांड दी लोअर को, ये भी हो गया। तो तीनों ही हो गए, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टाफ फंक्शंस रेफर्स टू। अब जो स्टाफ फंक्शन है वो हमें क्या बताता है? वो एलिमेंट्स जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन को एडवाइस और सर्विस प्रोवाइड करते हैं, या फिर एक ऐसा मैनेजरियल वर्क का पार्ट जो एग्जीक्यूट करता है एक कमांड को आउटसाइड पर्सन को। और या फिर थर्ड ऑप्शन है, द एडवाइस विच इज डिफरेंट फ्रॉम द फंक्शंस ऑफ अथॉरिटी, यानी कि जो अथॉरिटी का काम है उससे अलग है। या फिर ऑल ऑफ द अबव। बताइए। देखिए यहाँ पर स्टाफ फंक्शंस की बात करें तो ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर होगा, क्योंकि इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिसके अंदर हमें कुछ एडवाइस दी जाती है, कुछ सर्विस दी जाती है। ठीक है, और ये एक मैनेजरियल पार्ट है। मैनेजरियल पार्ट इसलिए क्योंकि देखियो आपने पोस्ट कॉर्प पढ़े होंगे, जिसका मतलब होता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। तो उसमें स्टाफिंग भी आ गया। ठीक है, और यहाँ पर एक ऐसी ये हमारी अथॉरिटी जो होती है उससे अलग यहाँ पे
एडवाइस की तरह काम करता है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन इज एन एक्सटेंशन ऑफ, जो लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन है वो किसके अंतर्गत आता है या किसका विस्तार करता है, फंक्शनल का, लाइन का, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन या फिर कमिटी ऑर्गेनाइजेशन। देखिए यहाँ पे विस्तार की बात कर रहे हैं यानी कि किसका पार्ट है, तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं ये लाइन ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आता है, ये लाइन ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, यानी कि सब पार्ट के हम बोल सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर द अथॉरिटीज फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम थ्रू वेरियस लेवल्स इज कॉल्ड, यानी कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ अथॉरिटी ऊपर से नीचे की ओर चलती है उसे हम क्या कहते हैं। यानी कि ऊपर से ऑर्डर दिया जा रहा है नीचे को, नीचे जो मिडिल है वो और नीचे पर्सन को काम दे रहा है। ठीक है, तो टॉप से बॉटम की तरफ चल रही है ये, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम लाइन ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि एक लाइन के बेसिस पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। नेक्स्ट है बाटा शू शॉप इज, अब जो बाटा शू की जो शॉप है वो हमारी किसका पार्ट है, आपको ये बताना है, कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर, डिपार्टमेंटल स्टोर, चेन स्टोर या नन ऑफ द अबव। आप लोग बोलते हैं कि मैं बीच बीच में आपका नाम ले लिया करूं, तो आप लोग जल्दी से आंसर करिए। पवन, अंशुल, जल्दी से आंसर करिए। नेहा, ज्योति, जल्दी जल्दी आंसर करिए। ठीक है, बाटा शू जो हमारी शॉप है वो हमारे चेन स्टोर है, क्योंकि देखिए बाटा के जो शोरूम है वो बहुत जगह खुले हुए हैं, तो यानी कि उनकी चेन ओपन है जगह जगह, तो आप वहां से जाके उन प्रोडक्ट्स को परचेस कर सकते हो, तो ये चेन स्टोर का एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बताइए। प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव, प्रिंसिपल ऑफ एफिशिएंसी, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर या फिर प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट, बताइए। इसमें से कौन सा बिजनेस का प्रिंसिपल नहीं है, तो आपने बिजनेस के प्रिंसिपल्स पढ़े होंगे, तो उसमें हम बात करें तो बिजनेस के प्रिंसिपल में हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं, यानी हर कंपनी का एक ऑब्जेक्टिव होगा। एफिशिएंसी बात करें तो एफिशिएंसी लेवल पे काम करेगी, कितनी एफिशिएंसी हर कंपनी चाहती है कि उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा से ज़्यादा निकल कर आए। डिवीजन ऑफ लेबर की बात करें तो यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर होता है, यानी कि हर लेबर डिवाइड की जाती है उनकी स्किल्स, उनके नॉलेज, उनकी एक्सपर्टीज के अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बात करें तो डी नहीं होगा, क्योंकि इसमें नॉट पूछा है, तो आ जाएगा प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट। ये कोई प्रिंसिपल नहीं है प्रॉफिट अर्न करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जर्मनी इज द मदरलैंड ऑफ, अब जर्मनी किसकी मदरलैंड है, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि इनमें से किस मैथ, साइंटिफिक मैनेजमेंट, रैशनलाइजेशन, कौन सा कॉन्सेप्ट हमारा जर्मनी ने दिया था। ठीक है, देखिए यहाँ पर बात करें तो रैशनलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा किसने दिया था, जर्मनी ने दिया था। रैशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है, हम कोई भी काम करें तो लॉजिक के बेसिस पे करें। ठीक है, नेक्स्ट है, फिश कल्चर शुड बी क्लासिफाइड एज, अब जो फिश कल्चर है या फिश का जो बिजनेस किया जाता है वो किसके अंदर, किस इंडस्ट्री के अंदर होता है, एक्सट्रैक्टिव, जेनेटिक, मैन्युफैक्चरिंग या फिर कंस्ट्रक्शन। इजी है ये तो, जेनेटिक है फिश कल्चर। ठीक है, नेक्स्ट है, अकाउंटेबिलिटी इज एन ऑर्गेनाइजेशन लाइज विद, अब जो अकाउंटेबिलिटी है वो कहाँ पे लाई करती है, यानी किसके बीच आती है या कहाँ कब इसका यूज किया जाता है अकाउंटेबिलिटी का, लाइन अथॉरिटी के बीच में, स्टाफ, इनफॉर्मल या फिर ऑल ऑफ द अबव। देखिए पहले आप इस अकाउंटेबिलिटी का मीनिंग समझ लीजिए। अकाउंटेबिलिटी का मतलब यहाँ पर ये होता है कि आपको कोई भी काम दिया गया है तो आप उसके लिए अकाउंटेबल हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं आपको कोई भी चीज़ समझा रही हूँ, ठीक है, और मैंने आपको उसका आंसर कहा कि यही सही है, बिल्कुल सही है यही आंसर, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि नहीं ये आंसर सही नहीं है, हमने बुक में ये देखा है वो देखा है, लेकिन अगर मैंने कहा है कि वो सही है तो मैं अकाउंटेबल हूँ। मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगी या फिर मैं आपको इस तरह से समझाऊंगी कि हाँ आपको लगे कि नहीं बुक में आंसर रॉन्ग हो सकता है, मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट समझाया बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। मैं अकाउंटेबल हूँ किसी भी चीज़ के लिए कि हाँ ये आंसर मैंने किया है,
और अगर मैं सही बोल रही हूँ तो सही है। हो सकता है मुझसे गलती हुई हो, और गलती हुई है तब भी मैं अकाउंटेबल हूँ। मुझे ये कहना होगा कि हाँ ठीक है, आपका सही है, मुझसे गलती हुई है, ठीक है। तो अकाउंटेबल का मतलब होता है जो भी काम आप कर रहे हैं उसकी जवाबदेही आपके पास है। अब मैं किसी और के ऊपर नहीं डाल सकती कि नहीं ये गलती हो गई होगी, ये वो ऐसा। मैं खुद अकाउंटेबल हूँ उस चीज के लिए, ठीक है। तो अकाउंटेबिलिटी हमारी किस में होती है? लाइन अथॉरिटी में। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि टॉप मैनेजमेंट होता है, मिडिल मैनेजमेंट एंड लोअर मैनेजमेंट। तो लोअर मैनेजमेंट जो भी काम करेगा वो अकाउंटेबल होगा मिडिल मैन के लिए, यानी कि मैनेजर, और जो जो इस मिडिल मैन में लाई करेंगे उनके लिए। और मिडिल मैन अकाउंटेबल होगा टॉप मैनेजमेंट को जवाब देने के लिए कि हाँ आपने मुझे ये प्लान दिए थे, उनके बेसिस पे मैंने लोअर पार्टी से ऐसे ऐसे काम करवाया है, वो अकाउंटेबल है, ठीक है। नेक्स्ट है द एडवांटेज ऑफ कमिटी ऑर्गेनाइजेशन। अब कमिटी ऑर्गेनाइजेशन का आपको एडवांटेज बताना है क्या है? क्विक डिसीजन, ग्रेटर पार्टिसिपेशन, सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, या फिर डिवाइडेड रेस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, कमेटी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो यानी कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें अलग अलग कमेटी बनी हुई है। यानी कि कमेटी का मतलब क्या है? उसमें बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। तो इसका क्या है? ग्रेटर पार्टिसिपेशन है, इनके थॉट्स नए नए निकल कर आएंगे जो जो कि डिसीजन मेकिंग में हमें हेल्प करेंगे। तो ग्रेटर पार्टिसिपेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्विक डिसीजन तो नहीं होता, क्योंकि देखिए सब लोग अपने अपने आइडियाज देंगे तो टाइम लगेगा। सेंट्रलाइजेशन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सबका पार्टिसिपेशन है। डिवाइडेड रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये एडवांटेज तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। नेक्स्ट है वर्कर्स अपोज राशनलाइजेशन। अब जो वर्कर्स हैं वो राशनलाइजेशन को अपोज करते हैं, यानी कि उनको वो पसंद नहीं आता, विरोध करते हैं उसका। क्यों? ऑफ डोमिनेंस ऑफ कैपिटल, यानी कैपिटल के प्रभुत्व के कारण, लॉकआउट के कारण, रिट्रेचमेंट के कारण, दे विल हैव टू वर्क मोर, या फिर उन्हें ज्यादा काम करना पड़ेगा इसीलिए। बताइए। देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, रिट्रेचमेंट। क्योंकि देखिए वर्कर्स राशनलाइजेशन को इसलिए अपोज करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने कहा कि नहीं देखो अब हमारा काम इतना है और वर्कर्स ज़्यादा हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हमें ना वर्कर को कम करना चाहिए, क्योंकि इतना प्रोडक्शन नहीं हो रहा। तो ये क्या, एक राशनलाइजेशन डिसीजन है मेरा, तो इससे क्या हो, रिट्रेचमेंट होगा। तो इसलिए राशनलाइजेशन को अपोज करते हैं वर्कर, क्योंकि देखिए अगर उनको निकाल दिया जाएगा तो उनका लॉस होगा, ठीक है। तो इसलिए वो उसका अपोज करते हैं। नेक्स्ट है द मेन एडवांटेज और लाइन स्टाफ। अब जो लाइन स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन है उसका मेन एडवांटेज क्या लगता है? रेस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड होना, अथॉरिटी सेंटर होना, एक्सपर्ट की एडवाइस मिलना, या फिर डिसीजन होना क्विक। देखिए यहाँ पर बात करें तो सी हो जाएगा राइट आंसर, एक्सपर्ट एडवाइस। अब कैसे है देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया, जैसे कि टॉप हो गया, लाइन में ऐसी काम चलता है, टॉप हो गया, मिडिल मैन हो गया, एंड मान लीजिए मैनेजर है और ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, और ये क्या है हमारे लोअर, जिसको हम एम्प्लॉय बोलते हैं। अब देखिए एक्सपर्ट एडवाइस कैसे, जैसे कि देखिए टॉप मैनेजमेंट भले ही टॉप पर है, वो सिर्फ ऑफिस में बैठ के काम कर रहा है, उसे फील्ड पर नहीं पता क्या है। फील्ड पर जो हो रहा है वो सिर्फ लोअर लेवल को पता है, ठीक है, क्योंकि वो फील्ड पर रह के काम कर रही है। इसलिए यहाँ पे अगर फील्ड से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेना होगा तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इनकी हेल्प लेंगे। तो इनको बोलते हैं एक्सपर्ट एडवाइस, क्योंकि ये इसके एक्सपर्ट हैं। सेम उसी तरह से मैनेजरियल कोई भी हेल्प चाहिए तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जाएंगे मैनेजर के पास, क्योंकि उसको इन सब चीज़ों की नॉलेज है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कोई भी नॉलेज नहीं है। तो हर पर्सन अपने आप में हर चीज़ का एक्सपर्ट है। ऐसे नहीं कह सकते कि नहीं लोअर है उनके पास क्या एक्सपर्टीज होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर पर्सन किसी ना किसी चीज में अव्वल होता है, एक्सपर्ट होता है, तो हमें हर पर्सन की जरूरत होती है। इसीलिए यहाँ पर जो मेन एडवांटेज है लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन का वो है एक्सपर्ट एडवाइस। जब हमें जरूरत होगी हम उनसे एक्सपर्ट की एडवाइस ले लेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बिजनेस के अंदर क्या क्या इंक्लूड किया जाता है? सिर्फ ट्रेड को, ट्रेड और इंडस्ट्री दोनों को, ऑल ट्रेड इंडस्ट्री एंड कॉमर्स को, या फिर ओनली कॉमर्स को? बताइए। बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन।
देखिए बिज़नेस की हम यहाँ पर बात करें तो ऑल ट्रेड, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स सब आ जाते हैं। ट्रेड तो आपको पता ही है, इंडस्ट्री भी आपको पता है, उद्योग हो जाते हैं सारे हमारे, एंड कॉमर्स के अंदर हमारी सारी एड्स टू ट्रेड यानी कि ट्रेड वाली फैसिलिटीज़ आ जाती हैं, जैसे कि वेयर हाउस की फैसिलिटी, बैंकिंग फैसिलिटी, इंश्योरेंस फैसिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी। ठीक है, ये सारी हमारी किस में आते हैं, कॉमर्स में, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे चीज़ें मिलके हमारे बिजनेस में हेल्प करती हैं और ये बिजनेस का पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वोटिंग राइट्स, मेंबर के वोटिंग राइट हैं क्या, कितने होने चाहिए बताइए। इन प्रोपोर्शन टू कैपिटल पेड बाय ईच, यानी कि जितनी इतनी कैपिटल पे की है उस प्रोपोर्शन में, या फिर इक्वल होंगे, या प्रोपोर्शन टू नॉमिनल वैल्यू ऑफ हेल्ड बाय ईच, यानी जितनी वैल्यू उन्होंने नॉमिनल रख रखी है उतना, या फिर उस प्रोपोर्शन में जितना फाइनेंस उन्होंने सप्लाई किया है ईच मेंबर के द्वारा, बताइए। देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यहाँ पर इनके जो वोटिंग राइट्स होते हैं इक्वल होते हैं, यानी कि ये जरूरी नहीं है कि वो जितनी पूंजी दे रहे हैं उतने राइट होंगे, ऐसा नहीं है। 1 पर्सन 1 वोट होता है। अब 1 पर्सन ने चाहे 1 लाख की पूंजी लगाई हो चाहे 50,000 की, इससे कोई मतलब नहीं है। 1 पर्सन है तो 1 वोट होगा उसका। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सबसे ज्यादा लोकतांत्रिक फॉर्म यानी कि जो हम कह सकते हैं रूप कौन सा है लगता है, लाइन एंड स्टाफ, फंक्शनल या कमेटी। क्या हो जाएगा आंसर, डी हो जाएगा कमेटी, क्योंकि कमेटी में क्या होता है मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे पर्सन्स होते हैं, वर्क पार्टिसिपेशन होता है, और जहाँ पे पार्टिसिपेशन हो रहा है पर्सन का तो डेमोक्रेटिक वो अपने आप हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो यही थे आज के क्वेश्चंस। होप यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर है। आज के क्वेश्चंस में कोई भी डाउट नहीं होगा, और अगर फिर भी डाउट है तो आप बता दीजिएगा, हम नेक्स्ट क्लास में उनको डिस्कस कर लेंगे। और कोई और टॉपिक आपको लगता है कि उसमें आपको कुछ प्रॉब्लम है या समझ नहीं आ रहा है तो आप बताइएगा, हम उस पर क्वेश्चंस कर लेंगे। थ्योरी क्लासेस ज़रूर देख लीजिए, तभी आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। हिंदी इंग्लिश हम दोनों में हमने थ्योरी करा रखी है। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए, किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।